अगर आप फिलॉसफी में रुचि रखते हैं तो इस पेंटिंग को आपने ज़रूर देखा होगा और इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर नहीं जानते तो आज हम इसे ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह पर दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स एक साथ मिलकर बात कर रहे हो, जहां प्लेटो, एरिस्टोटल और कई और महान फिलोसोफर्स आपस में डिबेट कर रहे हो? ये कोई फिक्शन नहीं, बल्कि एक पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया है। ये पेंटिंग है स्कूल ऑफ एथेंस, एक ऐसी मास्टरपीस जो दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स को एक ही जगह दिखाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग के पीछे कौन था? इसके क्रिएटर का नाम है राफेल, जो रेनेसांस के सबसे मशहूर आर्टिस्ट्स में से एक था। राफेल ने अपनी कला से न सिर्फ आर्ट की दुनिया में नाम बनाया, बल्कि उस समय की फिलॉसफी और नॉलेज को भी अपने ब्रश के जरिए जिंदा कर दिया। स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग वेटिकन के एक खास रूम में बनी है, जिसे स्टांजा डेला सेन्यातूरा कहते हैं। और इस पेंटिंग में आपको प्लाटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस जैसे बड़े फिलोसोफर्स एक लाइवली डिस्कशन में दिखेंगे। ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो नॉलेज, लॉजिक और ह्यूमन थिंकिंग के सेलिब्रेशन को दर्शाती है। राफेल ने इस पेंटिंग में सिर्फ लोगों को नहीं, उनके आइडियाज़ को भी रंग दिया है। हर फिगर अपने अलग फिलॉसफी और सोच को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली नॉलेज क्या होता है। सोचिए, अगर इतने बड़े थिंकर्स एक साथ मिलकर बातें कर रहे हों, तो उनकी बातों में कितनी गहराई होगी। इस पेंटिंग के जरिए हम उन आइडियाज़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पेंटिंग में छुपी हुई बातें क्या हैं, कौन कौन से लोग हैं और क्यों ये पेंटिंग आज भी इतना फेमस है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मास्टरपीस की सारी दिलचस्प बातें। स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय की हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ये पेंटिंग रेनेसांस के दौर में बनाई गई थी, जो लगभग 14वीं से 17वीं सदी तक चला। रेनेसांस का मतलब होता है नया जन्म या पुनर्जागरण, और इस दौर में लोग पुराने ग्रीस और रोम के नॉलेज, फिलॉसफी, आर्ट और साइंस को फिर से खोजने लगे। उस समय यूरोप में यह सोच पनपी कि इंसान की कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है और नॉलेज की ताकत से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। वेटिकन, जो रोम में है और पोप का घर है, वहाँ राफेल को स्टांजा डेला सेन्यातूरा नामक एक खास रूम के लिए पेंटिंग्स बनाने को कहा गया। इस कमरे को नॉलेज और लर्निंग के 4 मुख्य विषयों, थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र, फिलॉसफी यानी दर्शन, पोएट्री यानी काव्य और जस्टिस यानी न्याय के लिए सजाया गया था। राफेल ने इस कमरे की दीवारों पर कुल 4 बड़ी फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाई। द स्कूल ऑफ एथेंस फिलॉसफी के लिए, द डिस्प्यूटेशन ऑफ द होली सैक्रमेंट थियोलॉजी के लिए, द पार्नासस पोएट्री के लिए और द कार्डिनल वर्च्यूज जस्टिस के लिए। ये पेंटिंग्स मिलकर रेनेसांस के इंटेलेक्चुअल स्पिरिट को दर्शाती हैं। स्टांजा डेला सेन्यातूरा के चारों दीवारों पर ये पेंटिंग्स लगी हैं और हर एक दीवार एक अलग विषय को दर्शाती है। द डिस्प्यूटेशन ऑफ द होली सैक्रमेंट धर्म और विश्वास की दीवार है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज और डिवाइन ट्रूथ पर जोर देती है। इसके विपरीत स्कूल ऑफ एथेंस विज्ञान और तर्क की दीवार है, जो ह्यूमन रीजन और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का सेलिब्रेशन करती है। दूसरी दीवार पर द परनसस काव्य और कला की महत्ता बताती है, जहां महान पोएट्स और आर्टिस्ट्स को दर्शाया गया है। अंतिम दीवार पर द कार्डिनल वर्च्यूज न्याय और नैतिकता की दीवार है, जो सोसाइटी के मूल सिद्धांतों को उजागर करती है। इन 4 पेंटिंग्स के माध्यम से राफेल ने रेनेसांस की उस सोच को एक साथ पेश किया, जिसमें फेथ, रीजन, आर्ट और एथिक्स सभी मिलकर मानवता की प्रगति के लिए जरूरी माने जाते थे। स्टांजा डेला सेन्यातूरा न सिर्फ एक खूबसूरत रूम है, बल्कि ज्ञान, दर्शन और कला का एक पावरफुल सिंबल भी है। यह दर्शाता है कि कैसे रेनेसांस के लोग ज्ञान के अलग अलग पहलुओं को एक साथ लेकर एक नई इंटेलेक्चुअल दुनिया बना रहे थे। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग की खास बात की। ये एक बड़ी फ्रेस्को पेंटिंग है, यानी इसे दीवार पर सीधे रंगों से बनाया गया है।
राफेल ने इसमें पुराने ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को एक जगह दिखाया है, जो अलग अलग आइडियाज़ और सोच के साथ मिलकर डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं। ये पेंटिंग सिर्फ कला नहीं, बल्कि उस समय की इंटेलेक्चुअल एनर्जी और सोच का प्रतीक है। इसमें फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एथिक्स और साइंस के सबसे बड़े थिंकर्स जैसे प्लेटो, अरस्तु, सोक्रेटस, पाइथागोरस, यूक्लिड आदि दिखाए गए हैं। पेंटिंग में जो भव्य बिल्डिंग दिखाई देती है वह क्लासिकल ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर की मिसाल है। बड़े आर्चीज, मजबूत कॉलम्स और सिमेट्रिकली अरेंज्ड डोम्स। यह आर्किटेक्चर रेनेसांस के उस दौर की सोच को दर्शाता है जिसमें आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स क्लासिकल कला की सुंदरता, बैलेंस और हार्मनी को फिर से अपनाना चाहते थे। जैसे नॉलेज और विजडम की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही यह इमारत मजबूत और संतुलित है। राफेल ने खुद को भी इस पेंटिंग में शामिल किया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वह दार्शनिकों के बीच खड़ा है, जिससे पता चलता है कि वह भी नॉलेज और लर्निंग को कितना महत्व देते थे। इससे पता चलता है कि रेनेसांस के आर्टिस्ट्स सिर्फ पेंटर्स नहीं थे, बल्कि थिंकर्स और लर्नर्स भी थे। इस पेंटिंग का बड़ा मैसेज यही है कि नॉलेज और विजडम मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। रेनेसांस के समय साइंस, फिलॉसफी और आर्ट के बीच हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और स्कूल ऑफ एथेंस इसी हार्मनी को दिखाती है। आज भी जब हम इसे देखते हैं तो उस टाइम की इंटेलेक्चुअल एनर्जी महसूस होती है। ये पेंटिंग हमें याद दिलाती है कि सीखना और चर्चा करना कितना ज़रूरी है। तो क्या आप सोचते हैं कि ये पेंटिंग सिर्फ पुरानी हिस्ट्री दिखाती है? बिल्कुल नहीं। ये पेंटिंग आज भी इंस्पायर करती है कि हम अलग अलग आइडियाज़ को समझें, डिबेट करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। स्कूल ऑफ एथेंस सिर्फ कला का नमूना नहीं, बल्कि नॉलेज की एक पावरफुल कहानी है जो हजारों सालों से इंसानियत को आगे बढ़ा रही है। स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग में इतने सारे फिगर्स हैं कि पहली नज़र में आप सोच सकते हैं कि इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखें तो हर एक फिगर की अपनी एक खास पहचान, कहानी और मतलब होता है। राफेल ने इन दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को इस तरह से रखा है कि हमें उनके विचारों और उनकी सोच के बारे में समझने में आसानी हो। तो चलिए हम इस पेंटिंग के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस फिगर्स को एक एक करके समझते हैं, ताकि आप भी इनकी कहानी और इनका मतलब अच्छे से जान सकें। द स्कूल ऑफ एथेंस की सबसे खास बात है इसके बीच में खड़े दो महान दार्शनिक, प्लेटो और एरिस्टोटल। इन्हें हम फिलॉसफी का दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों थिंकर्स पश्चिमी सोच के आधार हैं। पेंटिंग में प्लेटो को आप देखेंगे कि वे अपने हाथ से ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे वे हमें किसी ऊंची और आदर्श दुनिया की तरफ ले जाना चाहते हों। वहीं एरिस्टोटल का हाथ जमीन की ओर फैला है, जो हमें प्रैक्टिकल और वास्तविक दुनिया की तरफ इशारा करता है। ये उनका तरीका है ये दिखाने का कि उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। प्लेटो ने अपने जीवन में ये माना कि हमारे आसपास की दुनिया केवल एक छाया है, और असली दुनिया तो आइडियाज़ और फॉर्म्स की है, जो परफेक्ट और चेंजलेस हैं। उनके लिए नॉलेज का मतलब था उस आदर्श दुनिया को समझना, जहां हर चीज़ की एक परफेक्ट फॉर्म होती है। इसीलिए राफेल ने प्लेटो को पेंटिंग में इस तरह दिखाया है कि वे आसमान की तरफ देख रहे हैं, जहां उनकी मन की दुनिया है। प्लेटो ने सोक्रेटिस के विचारों को आगे बढ़ाया और अपने स्टूडेंट्स को यह सिखाया कि नॉलेज केवल अनुभव से नहीं, बल्कि सोच, विचार और दिमाग की गहराई से आता है। वहीं एरिस्टोटल ने प्लेटो के इस विचार से थोड़ा अलग राह पकड़ी। एरिस्टोटल ने कहा कि ज्ञान का असली आधार हमारी सेंसरी दुनिया है। वे ज़मीन और प्रैक्टिकल रियलिटी पर जोर देते थे। एरिस्टोटल के लिए हर चीज़ का कारण और कारण का कारण समझना ज़रूरी था। वे विज्ञान, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के बड़े समर्थक थे। राफेल ने एरिस्टोटल को पेंटिंग में ज़मीन की तरफ हाथ फैलाते हुए दिखाया है, ताकि ये बात समझाई जा सके कि एरिस्टोटल का ध्यान हमेशा प्रैक्टिकल दुनिया पर रहता था। ये दो दार्शनिक हमारी सोच के दो बड़े रास्ते हैं, एक तरफ एब्स्ट्रैक्शन और आइडियलिज्म, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल स्टडी।
द स्कूल ऑफ एथेंस में ये दोनों एक साथ खड़े हैं, जिससे पता चलता है कि ज्ञान के लिए दोनों ही रास्ते ज़रूरी हैं। जैसे प्लेटो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चीज़ें क्यों हैं, वहीं एरिस्टोटल हमें ये सिखाता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। राफेल ने इन दोनों दार्शनिकों को पेंटिंग में बहुत सम्मान से रखा है और उनकी पॉस्चर्स और एक्सप्रेशन से उनकी पर्सनैलिटीज़ भी महसूस होती हैं। प्लेटो का चेहरा थोड़ा गंभीर और सोच में डूबा हुआ है, जो उनके विचारों की गहराई को दर्शाता है। एरिस्टोटल का चेहरा अधिक स्थिर और ग्राउंडेड लगता है, जैसे वे सब कुछ समझाने के लिए तैयार हों। उनके कपड़े भी उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। प्लेटो के गहरे लाल और नीले कपड़े उनकी आध्यात्मिकता और गहराई को दिखाते हैं, और अरिस्टोटल के अर्थ टोन्स उनकी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड थिंकिंग को। दोनों के बीच में राफेल ने एक बड़ी किताब भी रखी है, जो फिलॉसफी और नॉलेज का सिंबल है। ये किताब शायद प्लेटो की टाइमियस या एरिस्टोटल की निकोमैकियन एथिक्स हो सकती है। इस तरह राफेल ने यह दिखाया है कि ये दोनों थिंकर्स किताबों और आइडियाज़ के जरिए हमें ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। इस पेंटिंग में प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच एक संवाद भी दिखता है। प्लेटो जैसे कह रहा हो, देखो ये आदर्श दुनिया है, इसे समझो, और एरिस्टोटल जवाब दे रहे हो, नहीं, पहले तुम इस दुनिया को अच्छे से समझो। ये एक महान डिबेट है जो फिलॉसफी में आज तक चल रही है, आइडियाज़ और रियलिटी के बीच। अगर हम आगे देखें तो पता चलता है कि राफेल ने प्लेटो का चेहरा अपने गुरु लियोनार्डो डा विंची के चेहरे से प्रेरित होकर बनाया है। ऐसा माना जाता है कि राफेल ने प्लेटो को इस तरह से बनाया ताकि लियोनार्डो को सम्मान दे सके। वहीं अरिस्टोटल के चेहरे पर राफेल के अपने शिक्षक ब्रामांटे के चेहरे के कुछ अंश दिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि राफेल ने न सिर्फ दार्शनिकों को बल्कि अपने आसपास के महान लोगों को भी इस पेंटिंग में जगह दी। तो इस पेंटिंग का दिल है प्लेटो और अरिस्टोटल, जो ज्ञान के दो बड़े रास्तों को दर्शाते हैं। एक जो हमारी कल्पना और विचारों की दुनिया को दिखाता है, और दूसरा जो वास्तविकता और अनुभव की दुनिया को समझाता है। इन दोनों के बीच के संवाद को समझना हमें खुद के सोचने के तरीके पर भी सवाल करने को मजबूर करता है। हम सोचते हैं, क्या हमें प्लेटो की तरह ऊंचे विचारों की दुनिया में जाना चाहिए, या अरस्तु की तरह प्रैक्टिकल दुनिया को समझना चाहिए, या दोनों का संतुलन बनाना चाहिए? पेंटिंग के बाएं हिस्से में सुकरात को बहुत ध्यान से देखिए। वे हरे रंग के कपड़े पहने हैं और उनके हाथों के जादू से एक गहरी बातचीत चल रही है। सुकरात अपने समय के सबसे बड़े दार्शनिक थे, जिन्होंने सवाल पूछने की कला को नया आयाम दिया। उनका तरीका था, लोगों से सवाल पूछो ताकि वे अपने अंदर छिपे सच को खुद खोज पाएं। इसे हम आज सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। राफेल ने सुकरात को इस तरह दिखाया है कि वे अपने आसपास के लोगों को सोचने और समझने के लिए मजबूर कर रहे हों। उनकी झुकी हुई कलाई, घुमावदार उंगलियां और खुला मुंह, यह सब बताते हैं कि वे किसी गहरी तर्क वितर्क में व्यस्त हैं। सुकरात की सबसे बड़ी खूबी थी उनका जिज्ञासु और कभी न रुकने वाला मन। वे ज्ञान को केवल किताबों में नहीं, बल्कि सवालों और संवादों में तलाशते थे। उस जमाने में सुकरात की सोच को थोड़ा विवादास्पद भी माना जाता था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने बाद में पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को प्रभावित किया। राफेल ने इस पेंटिंग में सुकरात को खास जगह दी है, क्योंकि वे फिलॉसफी की शुरुआत करने वाले पहले गुरु थे। सुकरात की उपस्थिति इस पेंटिंग में ज्ञान के ज्वार को दर्शाती है, जो हमेशा सवाल पूछने से शुरू होता है। पेंटिंग के बाएं तरफ एक और ध्यान देने वाला शख्स है पाइथागोरस, जो एक टेबल के पास बैठे हैं और अपने सामने एक बोर्ड या किताब पर ध्यान से काम कर रहे हैं। वे गणित और नंबर्स की दुनिया के बहुत बड़े गुरु थे। पाइथागोरस ने बताया कि नंबर्स ही पूरी दुनिया की जुबान है, और संगीत, ज्यामिति और ब्रह्मांड की रचना इन्हीं नंबरों से समझी जा सकती है। राफेल ने उन्हें इस तरह दिखाया है कि वे अपने ज्ञान को धीरे धीरे एक छोटे समूह को समझा रहे हों। उनके हाथ में शायद कोई जियोमेट्रिकल टूल है, जैसे कंपस, जो जियोमेट्री और मैथमेटिक्स का सिंबल है। पाइथागोरस की सोच में एक गहरा संगीत और हार्मनी था। वे मानते थे कि यूनिवर्स में सब कुछ नंबर्स के नियमों के अनुसार चलता है, और ये नियम प्रकृति की खूबसूरती और बैलेंस का कारण है। वे मैथमेटिक्स को एक तरह की पोएट्री समझते थे,
जो नंबर्स के जरिए दुनिया के रहस्यों को खोलती है। राफेल ने पिथागोरस की पॉस्चर्स और चेहरे पर एक तरह की गंभीरता और ध्यान दिखाया है जो उनकी वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच को दर्शाता है। पाइथागोरस की उपस्थिति इस पेंटिंग में नॉलेज के उस हिस्से को दर्शाती है जो लॉजिक, गणित और यूनिवर्सल ऑर्डर पर आधारित है। उनके विचार आज भी मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स के लिए एक आधार हैं। पेंटिंग के बाएं हिस्से में आप एपिक्यूरस को भी देख सकते हैं, जो अपने सिर पर वाइन लीव्स का क्राउन पहने हुए हैं। एपिक्यूरस की फिलॉसफी बहुत खास थी। वे कहते थे कि जीवन का मकसद है सुख और शांति पाना। पर उनका सुख मतलब केवल मस्ती या भोग नहीं था, बल्कि एक तरह की संतुलित खुशी जो दिल और दिमाग दोनों को चैन दे। राफेल ने उन्हें एक आरामदायक शांत मुद्रा में दिखाया है जो उनकी सोच की सिंप्लिसिटी और बैलेंस को दर्शाती है। एपिक्यूरस ने कहा कि हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को अपनाना चाहिए। उनकी फिलॉसफी का केंद्र था कि हम अपने डर और दर्द को कम करें और जीवन में सुकून खोजें। वो कहते थे कि ज्ञान और सोच हमें असली खुशी तक पहुंचा सकते हैं, बगैर ज़रूरत से ज़्यादा लालच या डर के। उनका प्रेजेंस इस पेंटिंग में एक जेंटल रिमाइंडर है कि फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज़ का खेल नहीं है, बल्कि जीवन को सरल और खुशहाल बनाने का तरीका भी है। एपिक्यूरस की सोच हमें सिखाती है कि ज्ञान के साथ साथ दिल की खुशी भी ज़रूरी है। यही वजह है कि राफेल ने उन्हें इस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में एक आराम और संतुलन के प्रतीक के रूप में रखा है। पेंटिंग के बाएं तरफ एक शांत और गंभीर सोच वाले फिलॉसफर हैं, जेनो ऑफ सिटियम। वे स्टोइसिज्म के संस्थापक माने जाते हैं, जो एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। राफेल ने ज़ीनो को पेंटिंग में एक स्थिर और मजबूत मुद्रा में दिखाया है जो उनकी आत्मनियंत्रण और मानसिक ताकत को दर्शाती है। ज़ीनो के विचारों का केंद्र था कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसे हमें बिना गुस्सा या चिंता के स्वीकार करना चाहिए। वे कहते थे कि सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है और सही दार्शनिक वही है जो इन परिस्थितियों को बिना डरे या परेशान हुए सह सकता है। उनकी फिलॉसफी आज भी हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और संतुलन पाने के लिए हमें अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। राफेल ने ज़ीनो को इस पेंटिंग में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रखा है जो शांत और ध्यान में डूबा हुआ है, जैसे वह अपने अंदर की दुनिया में खोया हो। उनका प्रेजेंस इस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में विजडम के उस हिस्से को दर्शाता है जो आत्मनियंत्रण, धैर्य और इनर पीस की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि नॉलेज केवल बाहर की दुनिया को समझने तक सीमित नहीं, बल्कि अपने आप को जानने का भी नाम है। पेंटिंग के बाएं तरफ सोक्रेटिस, पाइथागोरस, एपिक्यूरस और जेनो के अलावा और भी कई थिंकर्स और स्कॉलर्स दिखाई देते हैं जो उस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग को पूरा करते हैं। राफेल ने उन्हें इस तरह से रखा है कि वे एक लाइवली और क्यूरियस एटमॉस्फेयर बनाएं, जहां हर कोई अपने अपने ज्ञान में डूबा हुआ है। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ सोच में मग्न हैं, तो कुछ गहरे डिबेट्स में लगे हुए हैं। यहाँ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो लेखन में व्यस्त हैं, जैसे स्क्राइब्स या स्टूडेंट्स जो इन महान दार्शनिकों के विचारों को समझने और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल ने हर एक को अपने काम में इतना खोया हुआ दिखाया है कि ऐसा लगता है जैसे वे एक बड़े ज्ञान के समंदर में तैर रहे हों। ये भी दिलचस्प है कि इन फिगर्स में से कुछ उन दार्शनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका नाम इतिहास में कम मिलता है, लेकिन उनकी सोच भी रेनेसांस की नॉलेज की बहार का हिस्सा थी। इस तरह राफेल ने सिर्फ बड़े नामों को नहीं, बल्कि पूरे ज्ञान के इकोसिस्टम को भी इस पेंटिंग में जगह दी है। ये छोटी छोटी पॉस्चर्स और एक्सप्रेशंस इस बात का सबूत हैं कि नॉलेज सिर्फ अकेले थिंकर्स का काम नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव जर्नी है। पेंटिंग के दाएं तरफ आप यूक्लिड या आर्किमिडीज को देख सकते हैं, जो जियोमेट्री की दुनिया के महान शिक्षक हैं। राफेल ने उन्हें एक छोटे से ग्रुप के बीच में दिखाया है, जहां वे अपने हाथ में कंपास लेकर एक जमीन पर बने जियोमेट्रिक डायग्राम को समझा रहे हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से मैथमेटिक्स की खूबसूरती और नियमों पर है। यूक्लिड को अक्सर जियोमेट्री का पिता माना जाता है,
जिन्होंने प्रूफ्स और थ्योरम्स के जरिए इस विषय को व्यवस्थित किया। वहीं आर्किमिडीज ने भी विज्ञान और गणित में कई खोजें की जो आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव है। राफेल ने इस दार्शनिक को इस तरह से दिखाया है कि वे अपने छात्रों को सिखाते हुए पूरी तरह अब्जॉर्ब्ड हैं, जैसे वे गणित के रहस्यों को उजागर कर रहे हों। उनकी पॉस्चर और हाथों की चाल में डिसिप्लिन और लॉजिक की ताकत नजर आती है। इनके पास रखी किताबें और टूल्स ये दिखाते हैं कि गणित केवल नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल सिस्टम है जो यूनिवर्स की समझ को आसान बनाता है। यूक्लिड और आर्किमिडीज की मौजूदगी इस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में साइंस और रैशनल थिंकिंग की ताकत को दर्शाती है। वे ज्ञान की उस दुनिया के प्रतिनिधि हैं जहां लॉजिक और प्रूफ से ट्रूथ को खोजा जाता है। पेंटिंग के दाएं तरफ आप टॉलेमी को देख सकते हैं, जो एक ग्लोब यानी पृथ्वी का मॉडल पकड़े हुए हैं। टॉलेमी प्राचीन काल के महान एस्ट्रोनॉमर एंड जियोग्राफर थे, जिन्होंने अपनी किताब अल्मजेस्ट में ब्रह्मांड की रचना और ग्रहों की गति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। राफेल ने उन्हें ग्लोब के साथ इस तरह दिखाया है जैसे वे दुनिया और ब्रह्मांड की संरचना को समझाने में लगे हों। उनका चेहरा ध्यान और सोच से भरा हुआ है, जो दर्शाता है कि वे ज्ञान की गहराइयों में डूबे हुए हैं। टॉलेमी का काम उस समय बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी और आकाश के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश की। उनकी थ्योरीज ने बाद में विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी के विकास में बहुत मदद की। राफेल ने इस पेंटिंग में टॉलेमी को इस तरह रखा है कि वे प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सप्लोरेशन के प्रतीक लगते हैं। ग्लोब उनके ज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जो दिखाता है कि साइंस और डिस्कवरी किस तरह सोच को आगे बढ़ाते हैं। टॉलेमी की मौजूदगी इस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन और एम्पिरिकल नॉलेज की ताकत को दर्शाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने में भी होता है। पेंटिंग के दाएं हिस्से में ज़ोरोएस्टर को भी देखा जा सकता है, जो एक बड़े स्टार स्फीयर यानी तारों वाला मॉडल पकड़कर खड़े हैं। ज़ोरोएस्टर एक प्राचीन पैगंबर और दार्शनिक थे, जिन्हें पर्शिया का फाउंडर माना जाता है, और उनकी टीचिंग ने बाद में कई धार्मिक और दार्शनिक विचारों को प्रभावित किया। राफेल ने उन्हें इस तरह दिखाया है जैसे वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और हमारे आसपास की दुनिया में छिपे पैटर्न्स को खोजने में लगे हों। स्टार स्फीयर उनके ज्ञान और कॉस्मोस की गहराई को दर्शाता है, जो यह बताता है कि वह यूनिवर्स के बड़े सवालों में रुचि रखते थे, जैसे कि सितारों की चाल, ग्रहों की गति और समय का प्रवाह। ज़ोरोएस्टर की मौजूदगी इस पेंटिंग में उस मिस्टिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज को भी दिखाती है, जो सिर्फ लॉजिक या साइंस से अलग होती है, लेकिन फिर भी ज्ञान का एक अहम हिस्सा है। राफेल ने ज़ोरोएस्टर को इस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में शामिल करके ये बताया है कि ज्ञान की दुनिया में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और बिलीफ्स की जगह है। वे हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स की समझ केवल फिजिकल ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें एक गहरा स्पिरिचुअल डिमेंशन भी होता है। पेंटिंग के दाएं हिस्से में डायोजेनेस को आराम करते हुए देखा जा सकता है, जो बाकी थिंकर्स से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। वे जमीन पर सीधे लेटे हुए हैं, जो उनकी सरलता और जिंदगी के प्रति उनके अलग नजरिए का प्रतीक है। डायोजेनेस स्टोइसिज्म और सिनिसिज्म के शुरुआती दार्शनिकों में से थे, जिन्होंने बताया कि असली खुशी और स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की सादगी और आत्मनिर्भरता में है। राफेल ने डायोजनीस को इस तरह दिखाया है जैसे वे पूरी दुनिया की भाग दौड़ से दूर एक अलग दुनिया में खुश हैं। उनकी रिलैक्स्ड और केयरफ्री मुद्रा हमें सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों और चर्चाओं में नहीं, बल्कि जीवन को सरल और सच्चे तरीके से जीने में भी मिलता है। वे कहते थे कि भौतिक वस्तुएं और समाज के नियम हमें ज़्यादा स्वतंत्र नहीं बनाते, बल्कि हमें बांधते हैं। डायोजनीस की उपस्थिति इस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में कॉन्ट्रास्ट और बैलेंस लेकर आती है। जहां एक तरफ गहरे विचार और ज्ञान की चर्चा चल रही है, वहीं डायोजनीस की सादगी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान जीवन की सरलता और आज़ादी में होता है। यही वजह है कि राफेल ने उन्हें इस पेंटिंग में एक खास जगह दी है।
पेंटिंग के दाएं हिस्से में डायोजेनेस के अलावा भी कई और थिंकर्स और स्कॉलर्स दिखाए गए हैं जो इस इंटेलेक्चुअल गैदरिंग को पूरा करते हैं। राफेल ने यहाँ खगोल शास्त्र, गणित और विज्ञान के वे दिग्गज रखे हैं जिन्होंने नॉलेज की दुनिया को आगे बढ़ाया। कुछ लोग किताबें पढ़ते और लिखते हुए दिखाए गए हैं, तो कुछ टूल्स और मॉडल्स के साथ अपने अपने विचारों को परख रहे हैं। ये सभी मिलकर उस युग की क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी की भावना को दर्शाते हैं। यहाँ आपको ऐसे थिंकर्स भी मिलेंगे जो कला, विज्ञान और दर्शन के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल ने हर एक को उनके काम में इतना मग्न दिखाया है कि वे अपने विचारों की दुनिया में खोए हुए लगते हैं। कुछ फिगर्स नए आइडियाज़ के साथ चर्चा कर रहे हैं, जबकि कुछ ध्यान से सोच रहे हैं। ये सभी फिगर्स उस ज्ञान के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जहां अलग अलग डिसिप्लिन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राफेल ने दिखाया है कि नॉलेज एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव प्रयास है। यही वजह है कि इस पेंटिंग का दायां हिस्सा इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की जादूगरी से भरा हुआ है। स्कूल ऑफ एथेंस सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक गहरी कहानी और सिंबलिज्म से भरी हुई कला है जो हमें नॉलेज, फिलॉसफी और मानव सोच के कई पहलुओं से रूबरू कराती है। जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो यह समझना जरूरी है कि राफेल ने इसे सिर्फ दार्शनिकों का समूह दिखाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि यह पेंटिंग उस समय की इंटेलेक्चुअल हार्मनी और रेनेसांस की सोच को दर्शाती है। इस पेंटिंग का सबसे बड़ा सिंबलिज्म यही है कि ज्ञान के अलग अलग रास्ते मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल की कॉन्ट्रास्टिंग पॉस्चर्स, जहां प्लेटो ऊपर की ओर इशारा करते हैं और एरिस्टोटल जमीन की ओर, यह हमें बताता है कि फिलॉसफी में दो अलग अलग तरीके हैं। एक जहां हम हायर ट्रूथ्स की तलाश करते हैं और दूसरी जहां हम प्रैक्टिकल और अनुभव पर भरोसा करते हैं। ये डुअलिटी पेंटिंग का कोर मैसेज है जो आज भी हमारे सोचने के तरीके को चैलेंज करता है। इसके अलावा राफेल ने आर्किटेक्चर के जरिए भी एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया है। जो बड़े बड़े आर्चीज और सिमेट्री हम देखते हैं वे क्लासिकल ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को दिखाते हैं जो बैलेंस, ऑर्डर और ब्यूटी के प्रतीक हैं। ये आर्किटेक्चर ये दर्शाता है कि नॉलेज और विजडम को भी एक स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड तरीके से समझना चाहिए। रेनेसांस में ऐसा माना जाता था कि कला और विज्ञान दोनों में हार्मनी होनी चाहिए, और यही बात इस पेंटिंग की आर्किटेक्चर में छुपी हुई है। हर फिलॉसफर और थिंकर के पास अपने हाथों, पॉस्चर और आसपास के ऑब्जेक्ट से एक अलग सिंबलिज्म है। जैसे पिथागोरस की किताब और नंबर्स इस बात का प्रतीक हैं कि मैथमेटिक्स भी ज्ञान का एक अनिवार्य हिस्सा है। यूक्लिड के कंपस का मतलब ज्योमेट्री और लॉजिक है, जो रेनेसांस के वैज्ञानिक युग की शुरुआत का संकेत है। स्टेयरकेस पर लेटा हुआ डायोजनीस अपने अलग फिलॉसफी को सिंबलाइज करता है, सिंप्लिसिटी, रिजेक्शन ऑफ मटीरियलिज्म और स्वतंत्र सोच। राफेल ने उनको इस तरह दिखाया कि वे बाकी थिंकर्स से बिल्कुल अलग हैं, जो पेंटिंग में इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी की इमेज बनाता है। स्कूल ऑफ एथेंस में डिबेट और डिस्कशन का भी एक बड़ा सिंबॉलिक अर्थ है। यहाँ दिखाए गए लोग सिर्फ अपने अपने विचारों में नहीं उलझे हैं, बल्कि वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और ज्ञान साझा कर रहे हैं। ये इंटरैक्शन रेनेसांस के उस युग की इंटेलेक्चुअल स्पिरिट को दर्शाता है, जहाँ विचारों की लड़ाई नहीं बल्कि डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती थी। इसीलिए ये पेंटिंग सिर्फ नॉलेज का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान का उत्सव है। इस पेंटिंग में राफेल ने कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व भी छुपाए हैं जो देखते हैं को और सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे माइकल एंजेलो के जैसा दिखने वाला फिगर जो हेराक्लिटस है, ये दिखाता है कि रेनेसांस में आर्ट और फिलॉसफी साथ साथ चलते थे। राफेल ने खुद को भी पेंटिंग में शामिल किया है, जो ये बताता है कि आर्टिस्ट भी उस इंटेलेक्चुअल जर्नी का हिस्सा है। ये दर्शाता है कि नॉलेज सिर्फ किताबों या सोचने वालों का ही नहीं बल्कि क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स का भी है। आज के समय में जब हम स्कूल ऑफ एथेंस देखते हैं तो यह हमें एक इनविटेशन देता है कि हम भी अपनी सोच को ब्रॉडन करें, अलग अलग आइडियाज़ को समझें और उन्हें डिबेट करें। ये पेंटिंग हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सिर्फ अकेले बैठकर पढ़ने से नहीं आता,
बल्कि सवाल पूछने, बहस करने और मिलकर सोचने से आता है। राफेल ने इस पेंटिंग में ये दिखाया है कि ट्रू नॉलेज एक मल्टीलैटरल प्रोसेस है जिसमें हर व्यू पॉइंट का सम्मान किया जाता है। स्कूल ऑफ एथेंस सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग नहीं है, बल्कि ज्ञान, सोच और डिबेट का सेलिब्रेशन है जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेंटिंग ने हमें दिखाया कि अलग अलग आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स कैसे मिलकर एक बड़ी इंटेलेक्चुअल दुनिया बनाते हैं। रिनेसांस के टाइम में यह पेंटिंग उस सोच को दर्शाती थी जहां आर्ट, साइंस और फिलॉसफी एक साथ चलते थे। आज के समय में भी जब हम इतनी तेज़ी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं, तब स्कूल ऑफ एथेंस हमें याद दिलाता है कि सीखना, सवाल पूछना और अलग अलग नज़रियों को समझना कितना ज़रूरी है। राफेल ने इस मास्टरपीस के जरिए हमें बताया कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और हर नए विचार से हमारी सोच और भी गहरी होती जाती है। इसलिए यह पेंटिंग हमें इंस्पायर करती है कि हम खुद भी ज्ञान की खोज में लगे रहें, खुला मन रखें और दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करें। यही वजह है कि स्कूल ऑफ एथेंस आज भी कला और शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कृतियों में से एक माना जाता है। ये पेंटिंग हमें ज्ञान और सोच की उस बड़ी दुनिया में ले जाती है जहां हर सवाल का जवाब खोजने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस पेंटिंग या विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।